हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। कथा कहानी नहीं, संविधान में वर्णित उन पहलुओं पर विचार करेंगे जो हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है और जो साफ और सुस्पष्ट लिखित और निर्देशित हैं कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का क्या दायित्व होगा, क्या कार्य करेंगे और उनसे सवाल आपसे कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। समय नष्ट न करते हैं तो देखिए, हमने हेडिंग दिया है भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। यहाँ पे 4-5 अंक देख रहे होंगे। ये क्या है? इसमें यानी कि इस विषय में जो हम पढ़ेंगे वो मुख्यतः इन 5 अनुच्छेदों के बारे में बताएंगे। 74, 75, 77, 78 और 80। ये 5 अनुच्छेद वर्णित हैं जिन पे आपको तरह तरह की चीज़ें आती हैं। यहाँ पे देखिए, जब तक आप देख रहे होंगे, कहे कि श्रीमान जब लिख देवे किया तो फिर इसमें पढ़ना क्या है, समझना है, कुछ चीज़ों को समझाना पड़ता है। इसलिए समझना या समझाना पड़ता है कि प्रश्न कैसे बनेंगे और आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना। देखिए, इससे पहले भी हमने एक वीडियो लाया था जो इसी पर आधारित था। आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। बहुत बार मैं प्लेलिस्ट में नहीं भी डाल पाता हूं, तो आप चैनल पे जाएंगे तो दिख जाएगी आपको। भारत में जो हमारी मंत्रिमंडल या संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, अमेरिकन मॉडल पर नहीं है, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। और ये भी बार बार आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था या हमारा सरकार का जो सिस्टम है किस व्यवस्था पर आधारित है, तो ब्रिटिश व्यवस्था पर आधारित है। खैर, उस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लाइनों को पढ़ पढ़ के बता देता हूँ। भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ये हमने एक लाइन में उन सारी चीज़ों को लिख दिया जो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। मैं स्क्रीन से हटा हुआ हूँ ताकि आपको स्क्रीन साफ साफ दिखे। हमारे यहाँ राजनीतिक जितने भी राजनीतिक फैसले भारत सरकार लेगी या भारत लेगा, जितने भी प्रशासनिक फैसले होगा, उसका मुख्य कार्यकारी सीईओ कौन होता है? मंत्रिपरिषद होती है। लेकिन ये सारे कृत्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। किनके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और मंत्रिपरिषद सीईओ होती है। इसके बीच में क्या बंधन है, हम इसी चीज़ को इसमें देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री या ऐसे भी मंत्री होते हैं जो इसमें बनाए जाते हैं। अब आपसे सवाल कभी कभी पूछता है कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। मंत्रिमंडल अलग चीज़ हुआ, मंत्रिपरिषद अलग हुआ। मंत्रिपरिषद, जब आप समाचारों में सुनेंगे कि मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, तो इसमें मान के चलिए कि सारे के सारे मंत्री बैठक में शामिल हुए। मंत्रिमंडल की बैठक हुई मतलब कुछ चुनिंदा 15-20 मंत्रियों की बैठक हुई जो सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक आध चीज़ और जानते होंगे, एक आता है किचन मंत्रिमंडल या किचन कैबिनेट। ये छोटे से मंत्रियों का समूह होता है जिस पर प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, लेकिन सरकार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी उसी की होती है। बाकी ये जो लोग जो होते हैं ना, वो सरकार बचाने के लिए बनाए जाते हैं। असली तो किचन कैबिनेट और मंत्रिमंडल ही होता है, जिसमें 10, 15, 20 मंत्री होते हैं। बाकी जो मंत्री होते हैं, किसी खास वर्ग को संतुष्ट कर देना है, भाई उस इलाका से एगो को मंत्री बना दो, उस वर्ग से एगो को मंत्री बना दो, अरे भाई देखो भागा जा रहा है उसको भी एगो मंत्री बना दो। सो दिल्ली में अच्छा से रहने सहने का मिल गया, कहानी चल रहा है, बाकी वही होते हैं। लेकिन इस बौद्धिक कटाक्ष से काम नहीं चलता। संसद, लोकतंत्र इतनी आसान चीज़ नहीं होती है। जब किसी भी क्षेत्र के, किसी भी वर्ग के लोगों को या व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है तो वहाँ के लोगों को ये संसदीय संदेश दिया जाता है कि हमने आपको तवज्जो दी। ध्यान रखिए, संसद में या सरकार में या सरकारी तंत्र में संदेश बहुत मायने बात रखती है। किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसे वर्ग के व्यक्ति को जो वर्ग उपेक्षित रहा हो या जो वर्ग वंचित रहा हो, जो वर्ग शोषित रहा हो, और उस वर्ग के व्यक्ति को यदि राष्ट्रपति बनाया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है या कोई मिनिस्टर बनाया जाता है, तो ये उस वर्ग को संदेश दे दिया जाता है कि देखो
तुम्हारा भी इस देश में प्रतिनिधित्व है, तुम्हारा भी इस देश में हिस्सेदारी है। ये अलग बात है कि सरकार चलाना चलवाना कुछ एक खास लोगों का ही काम होता है, लेकिन फिर भी ये संदेश बहुत मायने रखती है उनके लिए जो वास्तविक वंचित और शोषित होते हैं। ठीक है, तो हमने हास, उपहास और समझ तीनों चीज़ आपको बता दी। कभी भी इस चीज़ पर मत रखिएगा कि अरे उसको खुश रखने के लिए होता है, राजनीति में ही होता है। राजनीति जब होगी तो यही होता ही है कि सरकार नहीं बचाएंगे, मंत्री नहीं बनाएंगे, सरकार नहीं बचेगा तो हम क्या करने जाएंगे। लेकिन मजबूरी में ही सही ये वो कृत्य होते हैं जो संदेश देते हैं, लोकतंत्र में लोगों की आस्था बढ़ती है और देश का जो सिस्टम होता है वो मजबूत होता है। खैर, आइए सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 74 पर। इससे बहुत बार बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जो शब्द है संविधान में, जो शब्द है मैं उसको पढ़ दे रहा हूं। राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। शब्द देखिए, राष्ट्रपति को सलाह, तो क्या सलाह बाध्यकारी होगा या सलाह की प्रकृति का होगा? राष्ट्रपति नहीं भी मान सकते। दूसरा, होगा का मतलब, कभी होगा कभी नहीं होगा, नहीं, एनी टाइम होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार भंग हो गई, मंत्रिपरिषद खत्म हो गया तो राष्ट्रपति को जो मन हुआ सो कर रहा। तब तो ऐसा होगा कि राष्ट्रपति को जब मन होगा वो क्या कर देगा कि सरकार को भंग कर देगा, संसद को भंग कर देगा, अपना जो मन होगा सो करेगा। नहीं, इस पर सुरक्षा कवच लगाए हुए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा कवच लगाए हैं। तो इन दो चीज़ों को, सलाह और होगा, पर भी हम चर्चा कर लेंगे। पहले एक नज़र देख लेते हैं। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, आर्टिकल 74 कहता है। कालांतर में मैंने यहाँ पर लिख दिया है 42वें एवं 44वें संशोधन के द्वारा इस सलाह को बाध्यकारी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बाध्यकारी कर दिया गया। एक चटकीली कहानी सुनते होंगे, हालांकि मेरा सुनाने का कोई मकसद नहीं है। मैं जब संविधान पढ़ाते रहता हूँ तो मैं 99% उन राजनीतिक कहानियों से बचना चाहता हूँ जो मैंने सुना है और आप सुनते भी रहते होंगे। कोई मतलब, कुछ चूँकि उसका कोई मतलब नहीं आता, लेकिन समझने के लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी हो जाता है। आरोप लगाया जाता है कि जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी के कहने पे राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी। तो हुआ कि भाई मंत्रिपरिषद तो नहीं बोला था, प्रधानमंत्री बोला था, है ना। तो बाद में फिर अमेंडमेंट लाया गया, कुछ सुधार किया गया 42वें में भी और 44वें में भी। अब यहाँ पे कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करेगा, यानी कि सिर्फ प्रधानमंत्री रेफर कर देंगे तो नहीं होगा, सिर्फ 2-4 मंत्री कर देगा तो नहीं होगा। मंत्रिपरिषद यानी कि राष्ट्रपति अब जो भी कार्य करेंगे, जो भी होगा वो मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार होगा। राष्ट्र, यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई खास मिनिस्टर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे किचन कैबिनेट ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार करेगा। और यह सलाह 42वां एवं 44वां संविधान संशोधन के द्वारा बाध्यकारी बना दिया गया, यानी कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के दिए हुए सलाह को उपेक्षित नहीं कर सकते। तब सवाल उठता है कि तो राष्ट्रपति रखे काहे के लिए? जब सब काम मंत्री परिषद पड़ेगा तो राष्ट्रपति का क्या मतलब है? मतलब रहता है, जब राष्ट्रपति का विषय पढ़ाऊंगा तो हम बता दूंगा कि यहाँ पर क्या मतलब होता है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि यदि राष्ट्रपति को पावरफुल बना दिया जाए, मंत्रिपरिषद उसके पास बनना होगा, तो सत्ता के 2 केंद्र बन जाएंगे, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। ये कुछ कहेगा, ये कुछ कहेगा, कहानी हो जाएगा डमाडोल। भारत जैसे देश में जहाँ साउथ अलग है, नॉर्थ अलग है, नॉर्थ में ईस्ट अलग है, वेस्ट अलग है, तो देश का तो बंटाढार हो जाएगा। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी संस्था कौन है? कार्यकारी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार काम करेगा कौन? राष्ट्रपति। 42वां 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे बाध्यकारी बना दिया गया है। यानी कि आपसे सवाल पूछेगा कि मंत्रिपरिषद का सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या राष्ट्रपति सब आंख मूंद के मान लेंगे? नहीं, सुविधा दी गई है कि राष्ट्रपति एक बार उस सलाह को वापस लौटा सकते हैं कि भाई इस पर पुनर्विचार कीजिए। लेकिन यदि वही सलाह दोबारा आ गई तो फिर राष्ट्रपति को उसको मानना होगा, नहीं मानने का सवाल नहीं होता। आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब कोई अमेंडमेंट, जब कोई सुधार मंत्रिपरिषद संसद से पास करके मंत्रिपरिषद के द्वारा होते हुए राष्ट्रपति के पास पहुंचती है, तो राष्ट्रपति के पास
नियम है कि आपको ये करना होगा, लेकिन कितना दिन में करना होगा ये नहीं लिखा हुआ, बस उतना ही पावर है उनके पास। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। हालांकि वो अलग विषय है, अलग विषय। मैं यहाँ पे जब संविधान पढ़ाता हूँ तो एक बार मैं दो जगहों को चीज़ को नहीं लाना चाहता हूँ, चूँकि कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे मैं दोबारा पढ़ दूँ। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करेगा। देखिए शब्द ध्यान रखिए, मंत्रिपरिषद सलाह के अनुसार करेगा, और यह सलाह इस पर बाध्यकारी है 42वां एवं 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। मंत्रियों द्वारा दिया गया राष्ट्रपति को सलाह जांच का विषय नहीं होगा। मंत्रियों द्वारा दिया गया राष्ट्रपति को सलाह दिया गया, 2 बार लिख दिए, जांच का विषय नहीं होगा। यानी कि कोई सलाह जो मंत्रिपरिषद या मंत्रियों के द्वारा दिया गया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने कृत किया, तो फिर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं हो सकता। वो नहीं कहा जा सकता कि आप ऐसा क्यों किए। सेम केस इमरजेंसी में हुआ था। इमरजेंसी में हुआ कि भाई आपको जब प्रधानमंत्री कहा तो आपने इमरजेंसी लगा दिया, या प्रधानमंत्री से पूछा गया, माननीय प्रधानमंत्री से कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने डिनाई कर दिया, बोला हम आपको बताने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि पद और प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए, या पद या प्रतिष्ठा पर बने हुए व्यक्ति के पास ये सुविधा है कि वो इस जांच के दायरे से मुक्त है। ऐसा इसलिए किया गया है कि पद पर रहते हुए बहुत से ऐसे कृत्य होते हैं जिनका देश हित में डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए ये सुविधा दिया गया है कि मंत्रियों द्वारा दिया गया राष्ट्रपति को सलाह जांच का विषय नहीं होगा, यानी कि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगी तब तक जब तक वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर देता। समझ रही हैं? प्रश्न आपसे पूछेगा कि मंत्रियों द्वारा दिया गया राष्ट्रपति को सलाह जांच का विषय है या नहीं है, तो नहीं है। न्यायालय में प्रश्नगत होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये 2 परंतुक है जो आप ध्यान रखिएगा। 1971 में एससी ने कहा कि लोकसभा के विघटन के पश्चात भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। कहीं कि श्रीमान काहे लिखे बोला, तो हमने आपको क्या लिखा है यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि 1971 में एससी ने कहा कि लोकसभा के विघटन के पश्चात भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। यानी कि मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहेगी जब तक नई सरकार उसको रिप्लेस न कर दे। यानी कि मान के चलिए कि वर्तमान में मोदी सरकार है, उनका चुनाव कार्यकाल खत्म हो गया, उन्होंने चुनाव का बिगुल फुकवा दिया, तो जब तक अगला चुनाव होकर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद गठित नहीं हो जाएगी तब तक यही मंत्रिमंडल अस्तित्व में रहेगी। हालांकि बहुत बड़े बड़े कार्य नहीं करेगी, लेकिन अस्तित्व में रहेगी। इसी चीज को यहां रखा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगा, यानी कि काल अंतर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक मंत्रिपरिषद विघटित हो गई, अगला मंत्रिपरिषद 1 महीना के बाद बनेगा, तब तक 1 महीना राष्ट्रपति स्वच्छंद है, जो मन हुआ सो कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में यह व्यवस्था दी। 1974 में एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रपति की संतुष्टि का अर्थ मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होगी। यानी कि राष्ट्रपति यह कहते हैं कि हाँ हमने संतुष्ट हुआ, हमने किया, तो इसका मतलब हुआ कि मंत्रिपरिषद उस कार्य से संतुष्ट। यानी कि एलिगेशन राष्ट्रपति पे नहीं, प्रधानमंत्री पे नहीं, मंत्रिपरिषद पे लगेगी, या मंत्रिपरिषद ही इस बात के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा कि राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये 2 चीज़ हमने इसलिए लिखा कि ताकि आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो आपसे सवाल पूछेगा यहीं पे ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री, 1 नंबर। दूसरा आर्टिकल 74। तीसरा, राष्ट्रपति किसके सलाह के अनुसार काम करेगा? मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार। चौथा, मंत्रियों द्वारा दिया गया राष्ट्रपति को सलाह जांच का विषय नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। और मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहेगी जब तक अगला मंत्रिपरिषद आ नहीं जाता। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसी को आप पॉइंट नोट कीजिए। अब देखते हैं आर्टिकल 75 और 77। अब देखिए आर्टिकल 75 और 77 को। देखिए 75 थोड़ा बड़ा है, 77 छोटा है। 77 को मैं एक लाइन में बता दूंगा, यही पर प्रश्न पूछता है, इसी को ध्यान रखना। 75 थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, बड़ा अच्छा क्या है? बड़ा है। 75 कहता है कि कहाँ हुआ जी? 75 में मंत्रियों के बारे में अनुपबंध है, यानी कि मिनिस्टर्स के बारे में और कुछ नियम कायदे कानून है। पहला क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी कि आपसे सवाल पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं? तो अनुच्छेद 75 के तहत। प्रधानमंत्री की सलाह पर
मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री, किसी के अध्यक्ष के नहीं, सीधा सीधा प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल जो होता है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच का मामला होता है। प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे वही मंत्रिमंडल बनेगा। प्रधानमंत्री समेत कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगा। ये 2003 में अटल बिहारी की जो सरकार थी, उन्होंने 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान दिया कि जो मंत्रिमंडल का आकार है वो लोकसभा के जितनी संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं होगा, प्रधानमंत्री को जोड़ करके। इसके पहले क्या होता था कि जिसको जैसे मन होता था मंत्रिमंडल का आकार देता था। मैं एक बार देख रहा था, जब जिस समय ये चीज़ आया था उस समय पढ़ाई लिखाई शुरू की थी कंपटीशन वाला, तो उस समय बहुत सारे स्टेट में 150 मंत्री होते थे। 150 मंत्री, जो कुछ नहीं उसको भी मंत्री बना दिया, लो भाई तुम भी मंत्री लगा के चलो। तो शासन में बड़ा दिक्कत होता था। उसके अलावा उस समय मिली जुली सरकार बनती थी तो हर कोई मंत्री ही बनना चाहता था, मुख्यमंत्री ही बनना चाहता था। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए ये चीज़ लाया गया। अब अंकुश क्यों लगाया गया? क्योंकि कार्य प्रभावित होता था। मान के चलिए कोई सरकारी कार्य करवाना है तो पूरा को बैठाओ, कभी कुछ आएँ बाएँ बोलेगा, कभी कुछ बाएँ बोलेगा, कभी कुछ टाइम बोलेगा। तो इससे क्या होता था कि कार्य प्रभावित होने लगा। तो सरकार ने ये नियम ला दिया कि मंत्रिमंडल जो होगी वो लोकसभा, याद रखिए विधानसभा में यही है, लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। ये कब लाया गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा ये पूछता है कि मंत्रिमंडल का जो आकार है वो कितना तय किया गया है। तो प्रधानमंत्री समेत 15%, किसका? लोकसभा का। कब किया गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला कहता है आर्टिकल 75 में ही मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहेंगे, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तभी तक वो मंत्री रह सकते हैं, इसके अलावा मंत्री नहीं रहेंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब कि उनका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, यानी कि यदि कोई मंत्री बन गया तो ऐसा नहीं है कि वो 5 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 साल नहीं। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो रहेंगे। राष्ट्रपति क्या चाहेंगे? जब तक प्रधानमंत्री चाहेंगे तब तक रहेंगे। दल बदल के आधार पर अयोग्य कोई मंत्री नहीं होगा, यानी कि हम किसी पार्टी से चुनाव लड़े, वो पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, जो सत्ता में आना चाह रहा है वो उसको कुछ विधायक या सांसद घट रहे हैं, हमने कहा कि भाई 5 करोड़ रुपया लाओ, हम तुमको समर्थन दे देंगे और हमको तुम मंत्री भी बना देना। सब हो गया, पता लगा मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जो हमको दल बदल के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो फिर हम नहीं बन पाएंगे मंत्री। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर रहते हुए कोई कृत्य करता है तो कृत्य अयोग्य नहीं होता। यह भी पीसीएस में पूछा हुआ है कि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर रहते हुए अयोग्य घोषित हो गया तो क्या उसके द्वारा किए गए कार्य भी अयोग्य होंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? मैं आगे बता दूंगा, या यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व रखा गया। मंत्रिपरिषद जो काम करती है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर काम करती है, राष्ट्रपति के नाम से होती है। तो यानी कि यहाँ पे कोई मंत्रियों का व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। इंग्लैंड में क्या है कि सारे कार्य जो होते हैं वो राजा के आदेश से पारित होते हैं, लेकिन मंत्री उस पर साइन करता है। इंग्लैंड में कहावत है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता। यदि कोई कार्य हुआ और गलत हो गया तो साइन किसका था? मंत्री का। तो फंसेगा मंत्री, जेल जाएगा मंत्री, आलोचना झेलेगा मंत्री, राजा निश्चिंत। हमारे यहाँ उल्टा, मंत्री को कोई मतलब नहीं, जो होगा राष्ट्रपति के नाम से होगा। और राष्ट्रपति किसके आधार पर करेंगे? मंत्रिपरिषद के आधार पे। तो बदनामी या नामी किसकी होगी? सरकार की होगी। इसलिए सरकारें जो होते हैं गलत कार्य करने से बचते हैं, क्योंकि उनको 5 साल के बाद चुनाव में जाना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ विकसित किया गया। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। सामूहिक रूप से मतलब, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का मतलब हुआ हमारे यहाँ जो उत्तरदायित्व मंत्रियों का 3 तरह से है, व्यक्तिगत, सामूहिक और फिर उनके जो विभाग होते हैं उसके प्रति। तो यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व रखा गया। सामूहिक उत्तरदायित्व का रखा गया है कि यदि कोई मंत्री गलत करता है तो माना जाएगा कि वो सरकार पूरी की पूरी गलत कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो गया कहानी। सामूहिक है, सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ सामूहिक, यही चीज़ पूछेगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं, सामूहिक रूप से। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मैं आगे बता देता हूँ उत्तरदायित्व कैसे होता है। यदि कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तब 6 माह के अंदर वह सदस्य बनेगा। हमारे यहाँ नियम है कि कोई व्यक्ति
बिना चुनाव हुए या बिना लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बने हुए मंत्री बन सकता है, परंतु 6 माह के अंदर उसे सदस्य बनना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मंत्री जो सदस्य जिस सदन का है वो सदन में तो रहेगा ही, और मंत्री बनते ही वो दोनों सदनों में जाके वक्तव्य देगा, परंतु वोट उसी सदन में देगा जिसका वो सदस्य है। इसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि मेरा चयन जो है राज्यसभा से हुआ है और मैं रेल मिनिस्टर हूँ। तो जब राज्यसभा से हूँ मैं रेल मिनिस्टर हूँ, तो मैं रेल के बारे में या अपनी सरकार का पक्ष, रेलवे से संबंधित जो भी पक्ष होगा वो मैं लोकसभा में भी रख सकता हूं और राज्यसभा में भी रख सकता हूं। लेकिन चूंकि मेरा चयन राज्यसभा से हुआ है तो वोट मैं सिर्फ राज्यसभा से ही दूंगा। यानी कि मंत्री वक्तव्य तो कहीं भी देंगे, भाषण तो कहीं भी देंगे, सदस्य किसी कमेटी के सदस्य कहीं भी बन सकते हैं, लेकिन वोट उसी सदन में देगा जिसका वो सदस्य रहेगा। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा एवं उनके वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करेगा। आपसे पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, तो 75, या ये भी पूछेगा कि 75 के अनुसार मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री कि मुख्य न्यायाधीश कि लोकसभा अध्यक्ष? नहीं, मंत्री के रूप में उनका जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाएंगे। एक बार एक मामला हुआ था 90s के दौर में, देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन गए, तो कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया कि अरे ये तो उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लिए हैं, तो ये तो अयोग्य हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए हमारे देश में उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद है नहीं, यह एक उपमा है। अब उपमा कोई कौन क्या कर दे रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। चूंकि इन्होंने मंत्री के रूप में शपथ ली है तो ये अयोग्य नहीं है, योग्य हैं। जैसे अभी सुनते होंगे कि फलना जो है सरकार में नंबर 2 है, फलना जो है सरकार में नंबर 1 है, या फलना जो है बिग बॉस है। अब कोई चल जाए कोर्ट में बोले करे उसको तो नंबर 2 बोला जा रहा है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि फलना नंबर 2 होगा, फलना नंबर 3 होगा, ये तो अयोग्य हो गया। तो ये गलत है। हमारे देश में जो हम प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद शपथ लेता है तो प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्री होते हैं। बाद में जब लोकसभा में सब लोग जाते हैं तो लोकसभा सदस्य के रूप में भी शपथ लेते हैं। तो जो जिस पद पर है उसकी शपथ लेता है। अब उसके अलावा उसको क्या बोला जा रहा है, कोई क्या उच्चारित कर रहा है, कोर्ट को इससे मतलब नहीं है। कोर्ट को मतलब है कि क्या उस संवैधानिक व्यवस्था के अधीन उस संवैधानिक पद पर जाने वाला व्यक्ति ने शपथ लिया है या नहीं लिया है। लिया है तो सही, नहीं लिया है तो खत्म, गया कहानी। तो उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद तो हमारे यहाँ है नहीं, तो कोई किसी को क्या बोलता है तो क्या मतलब, तो कोर्ट ने उसको नहीं माना। आर्टिकल 77, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और राष्ट्रपति सरकार के कार्य को सुगम बनाने हेतु नियम बना सकते हैं। 2 चीज ध्यान रखें। आर्टिकल 77 में साफ साफ कहता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्य, यानी कि कार्यपालिका की समस्त कार्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। और साथ ही अपने कार्यों को सुगम बनाने के लिए, मंत्रिपरिषद के कार्य को सुगम बनाने के लिए, मंत्रियों के काम को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रपति कोई भी कानून बना सकते हैं। अब राष्ट्रपति बना सकते हैं का मतलब मंत्रिपरिषद खुद कानून बना सकती होगी। आप सुनते होंगे कि फलाना सरकार ने ये से कर लिया, फलाना सरकार ने वैसे कर लिया, फलाना सरकार वहाँ मीटिंग कर रहा है, चिल्ला सरकार वहाँ मीटिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने कायदे कानून को बना सकते हैं अपने कार्य को सुचारू करने के लिए। और ये सारी व्यवस्था कहाँ दी गई है? आर्टिकल 77 में। ये ज़्यादा पूछता है, भारत सरकार के समस्त कार्यपालक कार्य किसके नाम से होगा? तो राष्ट्रपति के नाम से। किस अनुच्छेद में बने थे? 77। तो 75 और 77 में जो इंपॉर्टेंट है सो लिखा, और 75 में इतना चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। परीक्षाओं में प्रश्न जो हैं इसी से ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको नोट आउट करेंगे और ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं 78 और 88। अब देखिए जल्दी से देख लेते हैं 78 और 78 को और 88 को। देखिए 78 से जो प्रश्न पूछेंगे और जो 88 से पूछेंगे मैं उसको बता देता हूँ, थोड़ा विस्तार से बता दूंगा। 78 जो है वो प्रधानमंत्री के कर्तव्य है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य हेडिंग है। इस 78 को सीधा संक्षेप में इतना ही याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि प्रशासन के कार्यपालिका की समस्त सूचनाएं राष्ट्रपति को दें, और यदि राष्ट्रपति सूचना मांगते हैं तो प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि उनको सूचना प्रेषित करें।
78 को आप इतना ही याद रखिए। आपसे तरह तरह से सवाल पूछता है, लेकिन ये मैंने संक्षेप में बता दिया। क्या है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय एवं संघ प्रशासन के समस्त मामले राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगने पर वह उसे प्रेषित करेंगे। यानी कि जब राष्ट्रपति मांगेंगे कि भाई इस पर क्या है तो आप हमें बताइए, तो प्रधानमंत्री बताएंगे। राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव पर विचार हेतु मंत्रिपरिषद को भेज सकते हैं। यानी कि कोई मंत्री कोई फैसला करता है या राष्ट्रपति को लगता है कि इस पर क्या विचार हो रहा है या इस पर क्या होना चाहिए, या कोई एक ऐसा मामला आ गया राष्ट्रपति के पास जिन्हें लगता है कि इस पर मंत्रिपरिषद को विचार करना चाहिए, तो प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। ये सारा चीज़ कहाँ है? 78 में। मैंने 78 को सीधा शॉर्ट में क्या बताया कि प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान है उसका ब्रिज जो है वो आर्टिकल 78 है। आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपको ये सूचना नहीं देंगे, देना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला है एक चीज ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद का निर्णय एवं संघ प्रशासन के समस्त मामले, इसके अलावा कुछ है तो थोड़ा सा रख सकते हैं। कब किस देश पर हमला करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सेना जाएगा, कौन क्या जाएगा, इसका रिपोर्ट वो बाद में देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले राष्ट्रपति को बता ही देंगे तब करेंगे, नहीं। हाँ, ये बता दिया जाता है कि देखिए हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, शांति से रहिए, देखिए होगा। क्योंकि जब तक बॉस हैं, देश का बॉस कौन है? राष्ट्रपति, उसको नहीं बताएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यही इसमें रहता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय एवं संघ प्रशासन के समस्त मामले, यानी कि शासन प्रशासन के समस्त मामले और साथ ही मंत्रिपरिषद के निर्णय, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को बताएं। और किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 78 के तहत। इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह सूचना मांग सकते हैं कि अमुक विषय पर आप क्या कर रहे हैं, या अमुक विषय पर आपकी क्या राय है, या अमुक विषय पर क्या हो रहा है, तो वह सूचना प्रेषित करेंगे। इसी में यह भी कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी प्रस्ताव पर विचार है तो मंत्रिपरिषद को भेज सकते हैं और मंत्रिपरिषद उस पर अपने विचार से अवगत कराएगी। ये 3 चीज परीक्षाओं में पूछा, इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब है आर्टिकल 78 जो है, इसको हमने जो पहले बताया था यह वही है, ये इसमें अलग कुछ नहीं है। सदन में मंत्रियों के अधिकार। देखिए, किसी भी सदस्य के सदन में 2 प्रकार के अधिकार होते हैं, एक उसके सदस्य के रूप में और एक उसके मंत्री होने के रूप में। मंत्री होने के बाद, सदस्य के नहीं, मैं मंत्री की बात कर रहा हूं। जब कोई सदस्य मंत्री बनता है तो वह किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है, किसी भी कमेटी में जा सकता है, किसी भी सदन में बोल सकता है। मान के चलिए कि मैं लोकसभा का सदस्य हूं तो मैं राज्यसभा में जाकर नहीं बोलूंगा, मैं राज्यसभा का सदस्य हूं तो मैं लोकसभा में नहीं जाकर बोल सकता हूं। ऐसा कोई कमेटी बना है जिसमें सिर्फ राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य नहीं जा सकते हैं, और मैं लोकसभा का सदस्य हूं तो मैं उसमें नहीं जा सकता हूं। लेकिन एज ए मंत्री मैं उन सब में जा सकता हूं, परंतु वोट मैं वही दूंगा जहां मैं जिस सदन से हूं। मैंने शॉर्ट में लिखा है कि प्रत्येक मंत्री किसी भी सदन, बैठक या समिति में बोल सकता है एवं सदस्य बन सकता है। यानी कि कोई समिति बना उसका सदस्य बन सकता है, बैठक हुआ उसमें बैठकी कर सकता है, परंतु वोट अपने सदन में ही देगा। और एक आर्टिकल कौन है? 78। मैं झट से फिर से बता दूं कि कोई भी मंत्री, ध्यान दीजिए कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं 2 प्रकार से उसके अधिकार को भोगते हैं। पहला उसके सदस्य के रूप में और दूसरा उसके मंत्री के रूप में। तो मंत्री के रूप में जो सदस्य बनेंगे उनको यहाँ पे विशेष अधिकार दिया गया 88 में। क्या कहता है कि प्रत्येक मंत्री किसी भी सदन, बैठक या समिति में बोल तो सकता है, परंतु वोट अपने ही सदन में देगा। और यही सबसे ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और वो जेपीसी का भी सदस्य है, क्या कह सकते हैं, लोक लेखा समिति का भी सदस्य है, ये अकड़म बकड़म सबका सदस्य है, वोटिंग होगा तो वो कहाँ वोट देगा? तो देखिए, वोटिंग होगा तो वही वोट देगा जहाँ का वो सदस्य है या सदस्य बनने की योग है। मान के चलिए राज्यसभा का सदस्य है तो वोटिंग के समय राज्यसभा में सदस्य देगा, लोकसभा का सदस्य है तो वोटिंग के समय लोकसभा में ही वोट देगा, बाकी जगहों पर वोट नहीं दे सकता है। इसको ध्यान रखेंगे। अब है मंत्रियों के उत्तरदायित्व। तो मंत्रियों के उत्तरदायित्व हैं जो 3 प्रकार के हैं। पहला सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और तीसरा कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। ये कोई विधिक उत्तरदायित्व का मतलब कि मंत्री अपने कार्यों के लिए विधिक रूप से जिम्मेवार नहीं होगा। अब जिम्मेवार होगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगा, है ना। आपने सुना होगा कि एक बोफोर्स कांड हुआ था, तो
तो वो फोर्स कांड में आरोप किस पर लगे थे? प्रधानमंत्री जो थे, जो सरकार थी उस पर लगी थी, मिनिस्टर पर तो लगा नहीं। केस हो सकता है लेकिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई विधिक उत्तरदायित्व उसका नहीं है। साइन तो करना पड़ेगा लेकिन हमारे यहाँ कोई विधिक वैसा उत्तरदायित्व नहीं है। लेकिन खैर ऊपर से आते हैं, यह सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व यदि व्याख्यान दिया जाए तो पूरा 30 मिनट का वो वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व रखने का जो उद्देश्य है वो ये है कि पूरा जो मंत्रिपरिषद है वो एक कमेटी के रूप में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि रेल मिनिस्टर अलग और रोड मिनिस्टर अलग काम करे। दूसरा क्या है कि जब सामूहिक उत्तरदायित्व हमारे यहाँ रखा गया तो इसका तात्पर्य हुआ कि एक दूसरे के कार्य को समस्त मिनिस्टर जो होंगे, मंत्री जो होंगे, वो मानेंगे, उसको क्या करेंगे कि तवज्जो देंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यही हुआ कि भाई जो बैठ के निर्णय हो गया वो निर्णय हो गया। रेल मिनिस्टर ने निर्णय किया तो उसको रोड और अन्य मिनिस्टर भी तवज्जो देंगे या क्या कह सकते हैं, मानेंगे, और जो रोड मिनिस्टर ने माना उसको अन्य मिनिस्टर भी मानेंगे। तो यही सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया। दूसरा क्या है सामूहिक उत्तरदायित्व का कि सामूहिक उत्तरदायित्व रखने से सदन में सारे लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं, और साथ ही यदि किसी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो समस्त मंत्री को इस्तीफा देना होगा। रेल मिनिस्टर या होम मिनिस्टर यही नहीं कहेगा कि अरे हम तो अभी होम मिनिस्टर हम रहेंगे, नहीं। दूसरी बात कि यदि किसी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। जैसा हमने शुरू में बताया था कि राष्ट्रपति उसके सलाह के अनुसार ही करेगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि वनअप सनप सलाह दे देगा। मान के चलिए कि मेरे जो सरकार थी, मैं ही सरकार था और मेरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अब हम तो खत्म हो गए, अब अगला चुनाव या कुछ होगा। अब हम राष्ट्रपति को सलाह दे रहे हैं कि सर सदन भंग कर दीजिए ना, अगला चुनाव होगा। तो कोई जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति मान ही लेंगे। राष्ट्रपति फिर वहाँ पर संविधान सम्मत ही कार्य करेंगे। मैंने शुरू में बताया और भी बता रहा हूँ कि जो भी निर्णय होते हैं वो इस आधार पर होते हैं कि सरकार कैसी है। बहुमत वाली सरकार है, राष्ट्रपति उसके अनुसार करेंगे। अपूर्ण बहुमत वाली सरकार है या क्या कह सकते हैं, पैरोल पर बनी हुई सरकार है, मतलब बीच वाली सरकार है। सरकार भंग तो है लेकिन सरकार इसलिए अस्तित्व में है कि अगला चुनाव नहीं हुआ है, तो फिर राष्ट्रपति उस समय वही कार्य करेंगे जो उनको अच्छा लग रहा है या जो उनको संविधान सम्मत लग रहा है। उनको सलाह देने के लिए राष्ट्र सब चीज़ होता है ना, तो इसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। तो इस तरह के चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना पड़ता। तो सरकार जो है, कार्य जो होंगे राष्ट्रपति के, वो पावर के अनुसार ही होंगे। दूसरा है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब क्या हुआ? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो क्या बोलते हैं, मंत्री रहेंगे। यदि राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे तो मंत्री पद से हटा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। विधिक का मतलब हमने क्या बताया कि सारे आदेश, सारे कार्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो इसमें इस मंत्रियों का कोई क्या कहते हैं, जवाबदेही नहीं होता। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और ये तीन चीज़, ऐसे तो ये तीन चीज़ बहुत बड़ा है, मतलब संविधान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बड़ा, उतना का मतलब नहीं है। मतलब है ये दो चीज़ को, और सामूहिक, व्यक्तिगत और विधिक। सामूहिक का मतलब कि लोकसभा में एक टीम के रूप में काम करेगा ताकि जो कार्य हों उसको सब तवज्जो दें। दूसरा बात है कि व्यक्तिगत भी इनका रहता है। बहुत बार होता यह है कि मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का कार्य सामूहिक होगा। मैंने बोला कि मंत्रिपरिषद का जो दायित्व होता है 75 के अनुसार सामूहिक है। अब मैं सामूहिक रूप से मंत्री हूँ और मुझे लग रहा है कि ये बिल या ये चीज़ सही नहीं है, मैं इससे क्या बोलते हैं, मैं इसको नहीं मानता हूं या मेरे अनुसार ये सही नहीं है। तब क्या होगा? तो यदि आप मंत्री परिषद में हैं और मंत्री परिषद ने उसको प्रस्तावित कर दिया, राष्ट्रपति ने उसे अनुमोदित कर दिया और कानून बन गया, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसको नहीं मान रहे थे। क्यों? क्योंकि हाँ हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व है। और यदि आपको लगता है कि ये गलत है तो आप मंत्री परिषद छोड़ के निकल जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो हिंदू कोड बिल पर ऐसे ही बाहर आ गए थे। ठीक है। इसके अलावा दर्जनों ऐसे मामले मिल जाएंगे जहाँ पे कोई मंत्री जो थे किसी खास कानून से इत्तेफाक नहीं रखते थे तो उन्होंने मंत्रिपरिषद छोड़ दी, और जो मंत्रिपरिषद कानून पारित किया वो कानून बना। बाद में वो कहे कि हम इससे सहमत नहीं थे, हमने मंत्रिपरिषद से छोड़ दी थी। ठीक उसी प्रकार से व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में किसी मंत्री को लगता है कि ये गलत है या सही नहीं है तो छोड़ सकता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कह के किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं।
उनके मन के ऊपर है। लेकिन कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। विधिक उत्तरदायित्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि सारे कार्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और समस्त मंत्रियों के अनुमोदन के पश्चात ही। या सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है उसी के अनुसार होते हैं, इसलिए कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। यदि विधिक रहेगा तब क्या हो जाएगा, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ राष्ट्रपति, कहाँ प्रधानमंत्री, कहाँ मंत्री, तीनों में पावर का गेम बंटने लगेगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। हालांकि ये बहुत बड़ी बड़ी संवैधानिक चीज़ें हैं, उसके लिए कभी फिर बातें बड़ी बड़ी होंगी। हमने अभी आपको 74, 75, 77, 78, 88 के बारे में बिल्कुल ही संक्षेप में परीक्षा उपयोगी सीरीज दृष्टिकोण से बताया है, जो विशेष परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया, मैंने वही तथ्य रखे जो परीक्षाओं में पूछे गए थे। डी बसु, लक्ष्मीकांत, MP जैन और ऐसे एक दो और किताब जिनसे हमने इन तथ्यों को उठाया था। आशा है आप जरूर लाभान्वित होंगे। अच्छा लगे वीडियो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।